फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि ये थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। पुराने वाली थ्योरी में ऐसी क्या कमी आ गई थी कि हमको नई थ्योरी जानने की जरूरत पड़ी। आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट में नया फ़ोन आता है तो पुराने वाले में कुछ कमी आ जाती है, या फिर यूँ कहें कि पुराना वाला आउटडेटेड हो जाता है। तो हम सभी लोग को कुछ अपडेटेड वर्जन चाहिए होता है फ़ोन का। इसी तरीके से ये थियरी कुछ अपडेटेड थी अपनी जो प्रीवियस थियरीज इसके पहले प्रपोज की गई थी। तो वो देख लेते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये देखेंगे। इसके जितने भी पोस्टुलेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इनका जस्टिफिकेशन इसको डिस्कस कर लेंगे, और बाद में ये थियरी हमको क्या कंट्रीब्यूट करके देती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आपने इसके पहले कुछ गैस लॉस पढ़ रखे होंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा चार्ल्स लॉ ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली वेरी करते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आप ये फील कर सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि ये मेरे दोनों हाथों के बीच में कोई एक गैस है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। अब मेरे दोनों हाथों पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। जब प्रेशर लगेगा तो मेरे दोनों हाथ क्या होंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, पास पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर हमने बढ़ा रखा है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था, प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यही से अच्छा ये काम जो हो रहा है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ये बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V क्या है, बॉयल्स लॉ है। ठीक है, मैग्नेटिक बॉयल्स लॉ है। इसके बाद चार्ल्स लॉ आता है V प्रोपोर्शनल T। ये पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ये बॉयल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, चार्ल्स लॉ को आप कैसे देख सकते हैं, आप देखिए कोई एक वो ले लीजिए, कोई एक गैस ले लीजिए। ठीक है, एक कंटेनर में भर दीजिए। आप एक बलून ले लीजिए। ठीक है, बलून में पहले आप थोड़ी सी हवा भरिए, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, और आप बलून में हवा भरते जाएं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे बलून में वॉल्यूम हवा भरते जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो बलून है उसका टेम्परेचर, उसके सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो V प्रोपोर्शनल T, ये चार्ल्स लॉ हो गया, ये बॉयल्स लॉ हो गया। इसी तरीके से और भी लॉज होते हैं, जैसे डाल्टन्स लॉ हो गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा होगा, और आपने गै-लुसाक्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़ रखे थे। अच्छा, ये जो लॉज हैं ये अपने में एनफ है, क्लियर है, ये अपने में एनफ है। पर इनमें एक कमी क्या है, ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मैक्रोस्कोपिक पहले देख लेते हैं। मैक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और माइक्रो मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि आप उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आप उन चीजों को सीधा सीधा देख सकते हैं, आप निकेड आई से, या फिर थोड़ा सा आप एफर्ट लगा दें तो हो सकता है किसी तरीके से उसको देख सकते हैं। तो इन लॉज में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, पर ये लॉज में मेन बात ये थी कि आपको सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी आंसर करते थे। दूसरी चीज ये है, इन लॉज का कोई डेरिवेशन नहीं है। इन लॉज के पीछे क्या कहानी है, आप जानते हैं प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका लॉजिक कैसे देंगे, ऐसा क्यों काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, गै-लुसाक्स लॉ। यहाँ पे पॉइंट्स ये आ रहे हैं कि पहली बात, ये सारे के सारे रिलेशन क्या है, इंपीरिकल है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सारे के सारे रिलेशन क्या है, इंपीरिकल है। ठीक है, अब इंपीरिकल लॉज होने का मतलब ही है कि ये जस्टिफाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप इनको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, पर इनका जस्टिफिकेशन अगर आप पाने की कोशिश करें तो आप नहीं पा सकते हैं। दूसरी चीज ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं गैस की, उसके बारे में बता सकते हैं। क्लियर है, तो अब सोचिए अगर हमको इन इंपीरिकल लॉज का लॉजिक जानना हो तो कैसे जानेंगे। आपको अगर किसी चीज की डिटेल जाननी तो पूरा घुसना पड़ेगा ना,
एकदम लो लेवल पे जाना पड़ेगा। तो लो लेवल पे जाने के लिए ही ये थियरी डेवलप की गई, ठीक है। नाम में लिखा ना मॉलिक्यूलर थियरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो थियरी आई गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक किस वजह से लगाया गया, क्योंकि आप जानते हैं गैस की मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो रुक नहीं पाएंगे, ठीक है। आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो वो काइनेटिक किस वजह से आया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडम मोशन में है, हमेशा मोशन करते रहते हैं वो। मॉलिक्यूलर कैसे आ गया, क्योंकि अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और ये गैसेस तो आप पढ़ने ही वाले हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, तो इस वजह से पड़ी क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या गै-लुसाक्स लॉ, ये सारी चीजें जो भी लॉज थे ये पहले तो एम्पिरिकल थे, इनका जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अगर आप इनको जस्टिफाई करना चाहें तो आपको लो लेवल पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है। तो कई सारे साइंटिस्ट के कंबाइंड एफर्ट के बाद एक थियरी प्रपोज की गई है, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट का नाम कुछ ऐसे है कि सर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, क्रेग क्लॉसियस, परहैप्स आपने शायद कुछ ही का नाम सुना, आपने मैक्सवेल का नाम सुना होगा, बोल्ट्जमैन का सुना होगा, क्लॉसियस का शायद ना सुना हो। और एक और काफी इंपॉर्टेंट नाम स्विस मैथमेटिशियन बर्नौली। इन चार ये कुछ पॉइंट्स किसी गैस के लिए लिखे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट किसी गैस के लिए लिखे, और ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये भी बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सब के सब क्या हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में खास बात क्या है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन में खास बात क्या है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑब्जर्वेशन अपना दिखा रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं। पहले जो बॉयल्स लॉ था या चार्ल्स लॉ था, उसमें जो ऑब्जर्वेशन था वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता था, ठीक है। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस मॉलिक्यूल से बनी होती है, गैस नहीं इवन हर चीज मॉलिक्यूल से ही बनी होती है, ठीक है। These molecules have volumes negligible in comparison to the total volume of gas, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर में हमने एक गैस भर दी, ठीक है। ये कोई वेसल है, कोई कंटेनर है, इसमें हमने गैस भर दी, ठीक है। इसका कुछ वॉल्यूम है V, क्लियर है। इसका कुछ वॉल्यूम हमने V बना दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को एज्यूम करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े, बहुत छोटी होती है, जाहिर सी बात है। देखिए ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको एक मॉलिक्यूल पकड़िए, ये हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया। ये जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम सपोज इट इज V प्राइम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है इसको हम मान लेते हैं कि ये V प्राइम, ठीक है। V डैश या V प्राइम जो भी आप पढ़ना चाहें। अब आप क्या करिए, ये पूरी गैस का वॉल्यूम जो V है और इस V प्राइम को कंपेयर करिए, ठीक है। इस V प्राइम जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको कंपेयर करना है किससे, पूरे गैस के पूरे गैस के वॉल्यूम से, ठीक है। क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि V इज फार फार ग्रेटर देन V डैश या V प्राइम मिलेगा ना, जाहिर सी बात है। आप ऑब्जर्व कर लीजिए, यहाँ पे ये साफ साफ बना हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही बताता है कि मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम्स नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। साफ साफ ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज, अगला पॉइंट लिखा है इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट रैपिड मोशन, फास्ट मोशन, रैपिड मोशन, फास्ट मोशन, ठीक है। बहुत जोर जोर से मूव करते हैं
आपको पहले ही बताया कि काइनेटिक क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, इन स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है। कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब ये कंटेनर में भरी गई गैस के मॉलिक्यूल्स रैपिड मोशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इनके बीच कोलिजन होता है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, कोलिजन होता है। आप बहुत जोर से दौड़िए, ठीक है, सारे लोग दौड़ रहे हैं, सोचिए आपकी क्लास में सारे बच्चे क्या हैं, बहुत जोर से दौड़ रहे हैं, तो कोलिजन पॉसिबल है ना, ऑब्वियस है, पॉसिबल ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी क्या है, बहुत जोर से दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत जोर से मोशन कर रहे हैं, तो उनके बीच कोलिजन होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लियर है। एक कोलिजन तो ये हो गया, कोलाइडिंग विथ ईच अदर। एक और कोलिजन हो रहा है, वो कोलिजन क्या है, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कंटेनर की वॉल है, जो बर्तन में आपने गैस भर रखी है, उसकी वॉल्स से भी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिड मोशन में हैं, और रैपिड मोशन में आप हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उनका कोलिजन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, बहुत ज़्यादा लाइकली होगा। अच्छा, ये कोलिजन कैसे कैसे हो रहा है, ये कोलिजन मॉलिक्यूल्स के खुद के बीच हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से कोलाइड कर रहा है, पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला पहले से, दूसरा वाला तीसरे से भी कर सकता है, तीसरा वाला दूसरे से भी कर सकता है, तो सब आपस में कोलाइड कर रहा है, कोलिजन लगातार होता जा रहा है। और एक कोलिजन और हो रहा है, दैट इज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर की जो वॉल है, जो वेसल है, जो बर्तन है, उसकी दीवारों से भी क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये दो टाइप के कोलिजन आपने यहां पे देखा। थर्ड पॉइंट, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है कि ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to the energy after collision। ठीक है, ऐसे सभी कोलिजन्स जिसमें कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और यहाँ बात ये कही जा रही है कि मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो कोलिजन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो कोलिजन है वो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक है। ठीक है, और जो वॉल्स के साथ कोलिजन है वो भी क्या है, इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको इन्फर करना चाहें तो लिख सकते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोलिजन के दौरान किसी भी टाइप की एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। क्लियर है, जितनी एनर्जी पहले थी एक मॉलिक्यूल के पास कोलिजन के पहले, उतनी एनर्जी बाद में भी होगी कोलिजन के बाद उसी मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स इन्फर कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमको जानने को मिल सकते हैं कि पहले तो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई एक्सचेंज नहीं हो रही एनर्जी की, कोई लेन देन नहीं हो रहा है कि आप थोड़ा सा हमको दे दो, मैं आप थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो उनके बीच कोलिजन होने के बाद किसी भी टाइप की एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे अगर आप क्लैप करें, ठीक है, आप क्लैप करें ऐसे जोर से, तो क्या होगा, जब दोनों हाथ कोलाइड कर रहे हैं तो आपने फील किया होगा कि दोनों हाथ थोड़े से गर्म हो जाते हैं। ठीक है, गर्म होने का मतलब क्या है कि दोनों हाथों के कोलिजन के बाद कुछ हीट एनर्जी सराउंडिंग में चली गई। अब वो जो हीट एनर्जी सराउंडिंग में चली गई वो कहाँ से पैदा हुई थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, इसी कोलिजन के थ्रू ना। ठीक है, तो वो एनर्जी जो क्या हो गई, वो लॉस्ट हो गई, वो खो गई, उसका हिसाब अब हम लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
यही काम यहाँ पे नहीं होता है। जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड किए, ठीक है, तो इनके बीच कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि इनके कोलिजन से किसी भी टाइप की हीट एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के होने से किसी भी टाइप की हीट एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। यही ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच हो चाहे कोलिजन वॉल और मॉलिक्यूल के बीच हो, जैसा भी कोलिजन होगा इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग वो इलास्टिक होगा। इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि कोलिजन के दौरान किसी भी टाइप की हीट एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अब नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब समझिए, मूव्स इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स के बीच किसी भी टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया नहीं, जो पॉइंट्स हैं ये भी इंपीरिकल हैं। ठीक है, ये जो जनरलाइजेशन है ये इंपीरिकल जनरलाइजेशन है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, ये जो इंपीरिकल रूल्स लिखे गए हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पे लिखे गए हैं। तो अब इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, हमने तो बोल दिया कि हाँ मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। कैसे? हम लोगों ने तो जाके देखा नहीं बीच में उनके। ठीक है, पर इस बात को हम फील कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, कोई एक गैस है, ये दोनों हाथों के बीच में एक गैस हमने ट्रैप कर रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर रिलीज करते हैं। प्रेशर रिलीज करने पे गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, प्रेशर रिलीज करने पे गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। देखिए, ये दोनों हाथों के बीच की जो गैस है वो क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। अब एक्सपेंड होने का मतलब ये है कि पहले मॉलिक्यूल्स के बीच इतना इतना गैप था। ठीक है, जब हाथ ऐसे था तो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप कितना था? इतना इतना था। लेकिन जब आपने प्रेशर रिलीज करके गैस को एक्सपेंड करना अलाउ किया, गैस का एक्सपेंशन अलाउ किया, तो अब देखिए ये हाथ ऐसे था, जब आपने एक्सपेंशन अलाउ किया तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल यहां हो गया, एक मॉलिक्यूल यहां हो गया। आप जितना एक्सपेंशन अलाउ करेंगे, ठीक है, जितना एक्सपेंशन अलाउ करेंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? गैस एक्सपेंड इसी वजह से करती है क्योंकि उनके बीच प्रेशर रिलीज करने पे एक्सपेंशन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो क्या होता? एक्सपेंशन पे ये मॉलिक्यूल्स इतने इजीली दूर दूर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जब वॉल्यूम लो होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच इतनी दूरी हुई। ठीक है, लेकिन जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक ना, जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो यही मॉलिक्यूल यहां हो गया, यही मॉलिक्यूल यहां हो गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स को कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर जाने में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर जाने में। और दूर दूर कौन से लोग जाते हैं? आसानी से, जिनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है, जिनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, मतलब अनजान लोग। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए? आपस में अनजान हो गए। अगर अनजान है तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, रिपल्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन। क्लियर है? तो इसी वजह से कहा गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं करता है। और इसका जस्टिफिकेशन आपने कैसे देखा कि जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं तो गैस इजीली एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, गैस इजीली एक्सपेंड हो जाती है। उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती है आपको। ठीक है, अगर एनर्जी खर्च करनी पड़ती तब हम कहते कि हाँ गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, चलिए अब क्या है? प्रेशर ऑफ अच्छा, ये मूव्स इंडिपेंडेंटली। अब जब इनके बीच कुछ इंटरेक्शन नहीं है, ना ही कोई अट्रैक्शन ना ही कोई रिपल्शन, तो ये अपने रास्ते गया, ये अपने रास्ते गया। ठीक है, कोई मतलब नहीं आपस में, तो इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, एक बलून में हवा भरिए, उसके सरफेस को दबाइए। ठीक है, वो पूरा बलून बिल्कुल चिपक जाएगा? नहीं ना, वो फूट जाएगा। या फिर अगर आपने बलून को हल्का सा दबाया तो देखा होगा आपने कि आपको एक बाउंसिंग फोर्स वापस मिलता है।
ठीक है, वो जपता नहीं है, थोड़ा सा अपोज करता है वो, ठीक है। तो क्या कारण है, रीजन ये है, रीजन ये है कि जब आप किसी कंटेनर में गैस को भरते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स से कोलिजन करते हैं, ठीक है, वॉल्स से कोलिजन करते हैं। अब ये कोलिजन देखिए, कोलिजन इज नथिंग, ठीक है, बट द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। कोलिजन और कुछ नहीं है, कंटेनर की दीवारों पे एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं बर्तन की दीवारों से, कंटेनर की वॉल से, ठीक है। तो जो गैस का प्रेशर आता है, हम लोग मेजर करते हैं 0.5 atm, 0.5 बार, 0.2 बार। ये कैसे होता है, क्योंकि जिस बर्तन में भी आप गैस को रखते हैं वो क्या होता है, उस गैस के मॉलिक्यूल उस कंटेनर की दीवारों पे एक फोर्स लगाते हैं। वही फोर्स पर यूनिट एरिया में अगर आप काउंट करें तो आपको प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अगर आप इसको पर यूनिट एरिया में काउंट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर। और ये दिस प्रेशर इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए, आपने एक गैस ले ली, ठीक है, आपने एक गैस ले ली, उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, थोड़ा सा लो रखा है, ठीक है। आपने गैस इसी मान लीजिए कंटेनर में रखी है, ये T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर में आपने कोई गैस रखी, ठीक है। अब आप एक और कंटेनर लेते हैं, सेम साइज का, सेम डायमेंशन होनी चाहिए, और सेम गैस को आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है कि आपने T2 टेम्परेचर कर लिया एंड दिस T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब क्या है, टेम्परेचर 2 जो है, T2 जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है T1 से, ठीक है। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस बढ़ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा खाना खा लें तो बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस के थ्रू थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो हायर एनर्जी मतलब हायर टेम्परेचर। क्लियर है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब मॉलिक्यूल्स का किसी गैस का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। ये बातें बताई गई, एक बार रिपीट करते हैं। गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इवन हर चीज मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम्स नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा देखिए, इस पॉइंट से कुछ और चीजें हम लोग को मिल सकती है, जैसे मान लीजिए एक वॉल्यूम यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, मैक्सिमम दूरी। आप किसी गैस के 10 मॉलिक्यूल्स को एक बहुत बड़े कमरे में रख दीजिए, उन्हीं गैस के 10 मॉलिक्यूल्स को आप छोटे से एक कंटेनर में रख दीजिए। क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स के लिए छोटा सा कंटेनर भी वही होगा, एनफ नहीं होगा, और एक बड़ा सा कमरा भी एनफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी ये है, गैस मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी ये है कि वो आप उनको जितना भी वॉल्यूम देंगे वो पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, उनको कम ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। ये गैस है ना, देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स मेरे दोनों हाथों के बीच में है, देखिए हम कितनी इजीली अपने हाथों को प्रेस कर ले रहे हैं, प्रेशर बढ़ा के दोनों हाथों को ले आया, तो बीच के गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, नज़दीक आ गए ना। इन केस अभी यही बीच में अगर मार्कर होता, ठीक है, ये सॉलिड है, और फिर हम कोशिश करते कि ये दोनों हाथ हमारे पास पास आ जाएं, तो पॉसिबल होता नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये जो मार्कर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच इतना स्पेस नहीं है कि ये कंप्रेशन को अलाउ करें, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बहुत डिस्टेंस होता है वो यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, ये बात कहाँ से क्लियर होगी, गैस के कंप्रेशन से और एक्सपेंशन से। कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं, बताया आपको। कोलिजन होता है,
आपस में भी और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी। कोलिजन कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि कोलिजन के पहले की जो एनर्जी होगी वही कोलिजन के बाद की एनर्जी होगी, और ये कोलिजन वॉल्स के साथ भी होता है और आपस में भी होता है। कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। देखिए एक गैस है मेरे हाथों के बीच, हमने एक्सपेंड कर दिया, जरा सी भी एनर्जी नहीं लगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। प्रेशर, मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर की वॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद वो फोर्स लगा रहे हैं, और अगर पर यूनिट एरिया में वो कोलिजन काउंट करे, वो फोर्स काउंट करे, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से जानने को मिली। अब चलिए कुछ और चीजें, एडिशनल चीजें देख लेते हैं। कुछ एडिशनल चीजें ऐसी हैं, मान लीजिए आपके गैस में n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आपके गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं? n मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज v, ठीक है, v हो गई। तो इसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी 1/2 mv², where m is what? m is mass of that single molecule, ठीक है। ये सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। टोटल कितने मॉलिक्यूल है? n मॉलिक्यूल। तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ऑल n मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगी? 1/2 स्मॉल m कैपिटल N एंड v²। क्लियर है? ऑब्वियस है। आप बस क्या किया है, एक मॉलिक्यूल का इतना था, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट थे। अब फिर देखिए, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है, वहां से जब आप प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है PV = 1/3 mn_v²। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे आता है, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना ही जानिए कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी होती है, वहां से ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो कोलिजन हो रहा था मॉलिक्यूल्स का वॉल्स के साथ, वहां पे जो प्रेशर लग रहा था, ये उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस है, स्मॉल m एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, V क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। इस PV को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, PV = 1/3 × 2/2। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mn_v²। और PV = 2/3, देखिए 2/3 ऐसे कर लिया, ये साथ साथ रख लिया, और फिर ये 1/2 mn_v²। देख सकते हैं ना, कुछ नहीं किया है, 2 और 3 को एक साथ रख लिया, ब्रैकेट के बाहर कर लिया, 1/2 mn_v² अंदर रख लिया। दिस 1/2 mn_v² इज व्हाट? ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन गेट PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, 2/3 टाइम्स KE, और KE = 3/2 टाइम्स PV। क्लियर है? यहां तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। कुछ किया नहीं, सिंपल, आप देख सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। ये एक्सप्रेशन हम लोग नोट करेंगे अभी फिलहाल। एक और चीज जो पहले ही मिस हो गई, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है, ये आइडियल गैस के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही जान लीजिएगा, ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। हम लोग पहुंचे थे कि E =
3/2 times PV. Clear है? Now we know that for an ideal gas PV is equal to nRT. For an ideal gas PV is equal to nRT. क्लियर है? तो अब ये PV की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते हैं. Ke is equal to 3/2. ये PV की वैल्यू हमने एक्सचेंज कर ली. 3/2 and this is equal to nRT. ठीक है? Where n is what? N is number of molecules. Clear है? Or you can write here Ke is equal to 3/2 n by Na into RT. This is kinetic energy of n molecules and this is kinetic energy of single molecule. Clear है? And now K is equal to R upon Na. K is equal to R upon Na, where K is Boltzmann constant. Clear? K is equal to R upon Na, where K is Boltzmann constant. Using this value in kinetic energy expression, we can get 3/2 n kT. Clear? Or you can say kinetic energy per molecule is equal to 3/2 kT. This is kinetic energy for n molecules and this is kinetic energy for single molecule. ठीक है? For single molecule, for n molecule. Clear? ये n molecules के लिए था और सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकालना तो 3/2 kT हो जाएगा. ठीक है? तो ये चीजें आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी. क्लियर है? आप देख सकते हैं ना, अभी हम लोगों ने एक लाइन लिखी थी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. आप देखिए यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ठीक है? ये आप कांस्टेंट हटा देंगे, 3/2 कांस्टेंट ही है, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा के ई प्रोपोर्शनल टी. तो ये पूरी थ्योरी यही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडियल गैस के लिए होती है. ठीक है? और फिर आपने जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत आपको लगती है उनके साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.